हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज द इंपॉर्टेंट एंड एटलीस्ट दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन का मतलब है नीट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ वाला ये जो चैप्टर है तो आसान लेकिन इंपॉर्टेंट भी है इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर भी करने वाले हैं। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली है कि अगर हम बात करें इन द एस्पेक्ट ऑफ द डब्ल्यू क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट पर या इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मतलब टोटली फिट होना चाहिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है इन द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर जो वो इंडिविजुअल है वो कैसा होना चाहिए? टोटली वेल बीइंग होना चाहिए, सच एज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली एंड ऑल्सो मेंटली भी क्या होना चाहिए? वो फिट होना चाहिए इन द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये पॉइंट याद रखना। अभी तुम क्लास 12 के एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हेल्थ क्या? हेल्थ भी सेम ऐसा ही है जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली। ये क्या होना चाहिए? हर एक स्टेट पे जो है वो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल फिट होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा? हेल्दी कहलाएगा, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं होगा। ऐसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो दोनों हेल्थ जो है मतलब एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक जो नॉर्मल हेल्थ, जब भी हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मतलब कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, तो वहां पर जो हेल्थ है वो भी किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं? WHO के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट ओनली फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हेल्थ वाला चैप्टर है आगे वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हेल्थ के बारे में कि हेल्थी मतलब है क्या, अकॉर्डिंग टू WHO हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कोई डाउट है? गुड। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड द स्ट्रेटेजीज की हम बात करें। देखो इंडिया जो है फर्स्ट ऐसा कंट्री था जिसने इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे कि हम यहां पे लिखा हुआ है इंडिया इनिशिएट एक्शन फर्स्टली, तो इंडिया इनिशिएट action to plans and the programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। मतलब इंडिया ने सबसे पहले मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री से तो इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्रीज ने इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ये जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं सच एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, तो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च की? 1951 में। ये ईयर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कब किया? 1951 में। अब क्या है यहाँ पर? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या ये? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। अब RCH प्रोग्राम हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक ही हमें दिया हुआ है, RCH1, RCH1 ये आया 1971 में। बट अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस जाऊं यहां पर RCH2 के बारे में अगर हम बात करें तो वो कब आया? 1997 में। तो यहां लिख देते हैं RCH सेकंड जो आया वो आया 1997 में आया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में अगर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जैसे कि हम लिखा हुआ है क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो हाउ वी कैन डू दी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ? with the help of the audio visual, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड दी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनजीओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजीओज हम बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज हम इनको बोल सकते हैं। कौन समझ में आया? तो इन वे में हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर हम अब की बारे में बात करें
तो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट भी तो कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया में क्या क्या आ गया भाई, इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अच्छी चीजों के कंपेयर में देखा जाए तो बुरी चीज ज्यादा है इन पर। लाइक लोग मुजरे भी कर रहे हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो, है ना। और डिपेंड करता है वो हम क्या देख रहे हैं। तो अब है एमनियोसेंटेसिस, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली है क्या, इसका जो मेन एम है, मेन एम की अगर हम बात करें वो है डिटेक्ट द डिसऑर्डर्स इन द फीटस। मतलब जो फीटस है हमारा उसमें डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं इसकी हेल्प से। पर इसका मिसयूज भी हो जाता है, लोग करते थे, लेकिन अब इस पर क्या करा, स्टैच्यूरी बैन लगा दिया। तो मेन एम जो है इसका, मेन एम ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर। इसको डिटेक्ट कर रहे हैं यहां पर, डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो भी किसमें, फीमेल में या मतलब फीटस में, नॉट इन मदर। इसमें कर रहे हैं फीटस में। मिसयूज भी है इसका एक, मिसयूज क्या है, डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस, ये मिसयूज हो रहा है इसका, डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फीटस, कि वो मेल है या फीमेल है। अच्छा ये एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है ये किस पर बेस्ड होगा, ये क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो बेस्ड ऑन, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, किस पर बेस्ड है, क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। तो यहां पर हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं ना सेक्स को, सेक्स ऑफ फीटस, तो यहां पर हम चेक करेंगे कि वो फीटस जो है वो मेल है या वो फीमेल है। ये मिसयूज में आ जाता है। इसका एडवांटेज तो नहीं है, एडवांटेज क्या है, इससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हैं, जो मेन एम है हमारा इसका एमनियोसेंटेसिस का। बट लोगों ने इसका मिसयूज क्या करा, इससे चेक किया कि वो जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। अब जैसे ही पता चला लोगों को कि अच्छा ये तो फीमेल है फीटस जो है, क्या करा दिया, एबॉर्ट करा दिया, फीमेल को क्या करा दिया, एबॉर्ट करा दिया। तो एबॉर्ट कराने पर क्या हुआ, फीमेल फीटेसाइड इंक्रीज हुआ, नॉर्मल फीमेल जो थी, मतलब फीमेल फीटस जो है, फीमेल फीटस, उसको क्या किया, किल किया एबॉर्शन के थ्रू, एबॉर्शन के थ्रू किल किया। इसको क्या बोला, फीमेल फीटिसाइड। तो जो फीमेल फीटिसाइड है इसका रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ थ्रू एमनियोसेंटेसिस। दिक्कत बन गई है, तो रेशो जो था वो कम होने लगा फीमेल्स का, गवर्नमेंट एक्शन में आई। देन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैच्यूरी बैन ऑन दी एमनियोसेंटेसिस, क्या करा, स्टैच्यूरी बैन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस को क्या करा, बैन कर दिया। अब पॉइंट यह है कि एमनियोसेंटेसिस करते कैसे हैं, हाउ वी कैन डू इट। इसे एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब विच फ्लूइड सराउंड्स द एम्ब्रियो इन द प्लासेंटा। हमने क्या पढ़ा है, जो एम्ब्रियो, मतलब अगर हम बात करें जायगोट से आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो जायगोट में डेवलप हुआ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, देन जायगोट में क्लीवेज हुआ, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुए, ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। याद रखना इस मेम्ब्रेन को, ट्रोफोब्लास्ट। तो यही ट्रोफोब्लास्ट जाके अटैच होगा विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द
यूट्रस। एच हो गया, इसको हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन बोला। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट में मान लो ये ट्रोफोब्लास्ट है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। अब इससे क्या होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हुई, इनको हमने क्या बोला, कोरियोनिक विलाई। क्या बोला, कोरियोनिक विलाई, हमने इनको बोल दिया। अब ये कोरियोनिक विलाई एंड ऑल्सो यूट्राइन टिश्यूज, साथ में और क्या है, यूट्राइन टिश्यूज, दोनों एक साथ क्या हुए, इंटरडिजिटेड हुए, कनेक्ट हुए, फ्यूज हुए एक साथ, और क्या बन गया, फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मदर। क्या बोला हमने इसको, प्लेसेंटा। तो क्या डेवलप हुआ, इन्हीं के इंटरडिजिटेशन से प्लेसेंटा डेवलप। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली जो लाइनिंग है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। अब इसी में क्या होता है, इनर ग्रुप ऑफ सेल मास या इनर सेल मास, ये जो है, ये जो सेल्स हैं कौन सी है, इनर सेल मास। अब इसी इनर सेल मास में माइटोटिक डिवीजन हुए, कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तब जाके बनी एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर्स भी बोलते हैं। तीन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो तीन जर्मिनल लेयर बनी, तो एक्टोडर्म बना, ये हम पढ़ चुके थे, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों लाइनिंग क्या हुई, जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हुई, और इन्हीं तीनों लाइनिंग के थ्रू क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो इन्हीं के थ्रू। लाइक अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो के हार्ट की, तो हार्ट का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म से आया। मसल की हम बात करें, मेसोडर्म से आया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, इस यहाँ पे तो नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जो तुमने पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पता होना चाहिए हमें यहाँ पर ओरिजिन के बारे में। तो एम्ब्रियो, या इसको हमने क्या बोला, फीटस बोल दिया अभी, क्या बोल दिया हमने इसको, फीटस। तो ये फीटस जो है प्रेजेंट है इन दी प्लेसेंटा, प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो फीटस प्लेसेंटा के जो अंदर है, तो एक फ्लूइड भी वहां प्रेजेंट होगा, मतलब एम्ब्रियो और फीटस सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, विद इन प्लेसेंटा, विद इन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर फीटस जो है सराउंड होगा एक फ्लूइड से, उसी फ्लूइड को हमने क्या बोला, इसी फ्लूइड को हमने बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोला, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, सेल्स प्रेजेंट होंगी विच सेल्स फ्रॉम द स्किन, या कोई भी बॉडी की अदर सोर्स से यहां पर क्या होंगी, सेल्स होंगी, फीटस की सेल होंगी, यहां मदर सेल्स नहीं होंगी, किसकी सेल्स होंगी, यहां पर फीटस सेल होंगी। तो कंटेन cells of fetus which shed from skin or other source, or other sources। स्किन से सेड हुई और अदर सोर्सेस से यहां पर क्या हुई, सेल्स सेड हो। वही सेल्स किसमें प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है। अब हमने यहां पर क्या करा, सैंपल लिया, take up the sample from the amniotic fluid which contain the fetal cells, source चाहे जो भी हो, doesn't matter, fetal cells। तो हमने यहां पर क्या करा, take a sample from amniotic fluid which contain fetal sex, which contain the fetal sex।
अब फिर हमने जो फीटल अब इन्हीं फीटल सेल से हमने क्या करा, इनपे क्रोमोजोमल बेस्ड स्टडी करी। क्रोमोजोमल बेस्ड स्टडी करी, मतलब उस पे कौन से क्रोमोजोम हैं, कितने नहीं है, क्या डिफेक्ट होगा यहाँ पर, ये सब हमें पता चल जाएगा इसमें। देखिए अब फीटल सेल पर हमने क्या करा, एक मिनट होगा, थोड़ा स्लो चल रहा है। इसी फीटल सेल पर हमने क्या करा, क्रोमोजोमल बेस्ड स्टडी करी एंड डिटेक्ट द डिसऑर्डर, और मिसयूज भी कर लिया। क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मिसयूज है इसका। मेन एम जो है एमनियोसेंटेसिस का वो क्या है, वो है डिटेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूं तो तुमने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, पढ़ा है? डाउन, बताओ डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कौन सा क्रोमोसोम नंबर, 21 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है ना। और क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास ट्राइसोमी और एक्स क्रोमोसोम है, मतलब होता है ना एक्स एक्स वाई हो गया या एक्स 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 हो गया, है ना, तो हमें भी तो ये डिसऑर्डर ही तो है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस एम्नियोसेंटेसिस की हेल्प से हम जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। मिसयूज कैसे करा, तो मिसयूज अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हमें मिल रहा है तो मेल है वो, है ना, एक्स वाई मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, ये फीमेल है, एक्स वाई है तो ये मेल हो गया, पता चल गया हमें, क्योंकि हम क्रोमोसोमल बेस्ड स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोमल बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्रोमोसोम के एस्पेक्ट पे डील करेंगे यहाँ पे फिटल सेल्स के साथ, सेल के साथ। अगर हमें एक्स 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 मिला तो अच्छा पता चलेगा फीमेल है ये, मिशन फेल्ड, ठीक है, एबॉर्शन करा दिया, हम जिस भी थ्रू से हम कर सकते हैं। तो फीमेल फिटसाइड इंक्रीज हुआ और गवर्नमेंट ने इसी वजह से इसको क्या करा, बैन कर दिया। लेकिन अगर अब भी किसी की, अगर हम बात करें किसी की जो प्रीवियस जनरेशन रही है किसी फीटस की, वो अफेक्टेड रही है जेनेटिक डिसऑर्डर से, तो उस केस में हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आउट पता कर सकते हैं कि हाँ ये चांसेस हैं, और हमें पता चल जाता है कि हाँ चांसेस ज्यादा हैं, तब हम इस एम्नियोसेंटेसिस को करा सकते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सम आरएमपी डॉक्टर। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लाइक यूपी के साथ, या फिर इंडिया की जो होल होता है ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट इंडिया को जो कवर करता है, उनके जो आरएमपी डॉक्टर हैं उनके सुपरविजन में इसको हम करा सकते हैं। हाँ कोई एक डॉक्टर नहीं होगा, होता ना फैमिली डॉक्टर है हमारा, उस हमने करा लिया, केस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर होगा ये अंडर दी सुपरविजन ऑफ सम, वो भी एक नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 होंगे, प्रॉपर फाइल बनेगी उसकी, सम आरएमपीज डॉक्टर्स, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, एमसीआई में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी अगर एमबीबीएस कर रहा है, चाहे वो इंडिया से कर रहा है या वो बाहर से एमबीबीएस कर रहा है, किसी भी कंट्री से, रशिया से, यूक्रेन से, चाइना से, नेपाल से, कहीं से भी, तो उसको अपने आप को क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा एमसीआई में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तब उसको हम बोलेंगे आरएमपी डॉक्टर। बिफोर दी रजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर को आरएमपी डॉक्टर हम नहीं बोलेंगे। कौन समझ में आया, कोई डाउट है? एमनियोसेंटेसिस क्यों कर रहे हैं, मेन एम क्या है इसका, डिटेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर्स। मिसयूज क्या है इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन। किस पर बेस्ड है, क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड है। सैंपल कहां से लेंगे, हम एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेंगे। कहां होता है एमनियोटिक फ्लूइड, विच सराउंड द
फीटस विद इन दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर जो फीटस होगा उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इसी फ्लूइड से हमने क्या लिया, सैंपल लिया, और यही फ्लूइड कंटेन कर रहा है फीटल सेल्स को। अब सोर्स हो सकता है कि स्किन से सेड ऑफ हुई हो या अदर सोर्स से भी यहाँ पर सेड ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो उसी सेल्स पर हमने क्या करा, फीटल सेल्स पर हमने डिटेक्शन किया, क्रोमोसोम पैटर्न पर बेस स्टडी करी हमने। उसी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा यहाँ पर डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर डिसऑर्डर है या फिर डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये सब हमें पता चल जाएगा। और ऑल्सो वी कैन चेक दी सेक्स ऑफ द फीटस कि वो मेल है या फीमेल है। और ये किस में आ गया, मिस यूज में आ गया। और इसी मिस यूज के एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट एक्शन में उसने क्या करा, इसी टेक्निक को, एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया, कंप्लीटली स्टैच्यूरी बैन कर दिया। लेकिन अदर सम केसेस में, स्पेशल केसेस में, जो केस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हमें पता चले उसके चांसेस कि हाँ फिटस में ये चांसेस हैं कि वो क्या है, अफेक्टेड हो सकता है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से, तब हम इसको करा सकते हैं, बट अंडर दी सुपरविजन ऑफ दी सम आरएमपीज डॉक्टर्स। इज इट क्लियर नोट? आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाले जो है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड दी बर्थ कंट्रोल। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे उठाए हुए, ठीक है। देखो अगर हम बात करें 2 बिलियन या 2000 मिलियन जो पॉपुलेशन थी इन 1900, ये हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। 1900 में इतनी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड पर, 2 बिलियन। अच्छा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन होता क्या है, व्हाट इज दी पॉपुलेशन, हाउ यू कैन डिफाइन दी पॉपुलेशन। जनसंख्या तो पता है हिंदी में, मैं हिंदी नहीं पूछ रहा, तो बच्चों को पता, अच्छा सर पॉपुलेशन तो जनसंख्या होती है, जनसंख्या होती है ना नंदनी, आप इसकी बात नहीं कर रहे। डिफाइन, डिफाइन कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। पे मान लो हमारी, हम सब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं अभी, तो हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे कितने, 2 4 6, एक में हो गया 7 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है हमारी पॉपुलेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, कैट भी बिठा दूं, डॉग भी ले आऊं, यहाँ पर गाय भी ले आऊं, भैंस भी घुसा दूं यहीं पर इसी रूम में, तो क्या होगा, क्या हम अपनी पॉपुलेशन उनको भी कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो इस पॉपुलेशन में हम ओनली किसको कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को कंसिडर कर रहे हैं। किसको कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स। तो पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ, याद रखना बच्चों को यही नहीं पता होता, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, उसी को हमने क्या बोला, पॉपुलेशन बोला। क्या बोला हमने, पॉपुलेशन हमने बोला, ठीक है। 1900 में 2 बिलियन क्या थी पॉपुलेशन थी पहले, 2000 मिलियन, एंड 6 बिलियन पहुंच गई पॉपुलेशन कब, 2000, कितनी, 6 बिलियन वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात कर रहे हैं। 7.2 बिलियन इन दी 2011। क्या ये किसी पार्टिकुलर कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ये डाटा तुम्हें पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया के एस्पेक्ट में, अवर कंट्री के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो 350 मिलियन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब देश हुआ आजाद, तब की हम बात कर रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ था देश, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, हमने पहले क्या बोला था, 1947 15 अगस्त। कुछ बच्चों को यही नहीं पता, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अच्छा सर 26 जनवरी को हुआ था, है ना, तो ये नहीं करना हमें, ठीक है। तो 350 मिलियन स्पीसीज, मतलब स्पीसीज पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब है, तो जो नहीं इंडिपेंडेंस बोले वो डेट के एस्पेक्ट में बात कर सकते, 15 अगस्त 1947। इतनी यहां पर पॉपुलेशन थी इंडिया में, 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। इज क्लियर? अब आ जाओ बिलियंस की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम बात करें 2000 में,
मिलियन में है यहाँ पर अभी, अब ये क्या हो गई, बिलियन में चली गई। और बिलियन में क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 बिलियन है, मतलब 2000 मिलियन, मतलब 1 बिलियन में 1000 क्या होते हैं, मिलियंस होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 1000 मिलियंस तक पहुंच गया। ठीक है, कौन सी ईयर में, 2000 ईयर में, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। अभी कुछ साल पहले तक जो था, चाइना था जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। अब क्या है, अब इंडिया है हमारा, महान इंडिया बोल सकते हैं, ग्रेट इंडिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है किसकी है, इंडिया की है। अब आ गया, अब ऐसा क्यों हुआ, पॉपुलेशन राइज क्यों हो रही है, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, राइज हो रही है। बिकॉज अगर हम अपने एनसीईआरटी के एस्पेक्ट में बात करें तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ, डाउन हुआ, क्योंकि हमने मेडिकल फील्ड में हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, प्राइवेट में भी, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी, डॉक्टर्स के नंबर्स क्या हुए, वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ, वो डाउन हुआ। देन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये भी क्या हुआ, डाउन हुआ। मदर्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो रेट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है, डेथ रेट की हम किसकी रेट की बात कर रहे हैं, हम डेथ रेट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, ये क्या हुआ, इंक्रीज होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो डेथ रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सही लिखा था मैंने वो, डेथ रेट इंक्रीज नहीं बेटा, डेथ रेट कम होगा तो पॉलिसी इंक्रीज होगी। सुनो 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 सुनो, 1000 लोग हैं, डेथ रेट इंक्रीज हुआ, मतलब लोग क्या हुए, मर गए, पॉपुलेशन क्या हुई, कम हुई ना, तो वही तो मैंने लिखा था। अगर यहां बर्थ रेट होता तो इंक्रीज, समझ में आया, मैंने क्या बोला, डेथ रेट क्या है, मोर्टिलिटी रेट क्या है, डेथ रेट है, मोर्टिलिटी रेट क्या है यहां पर, मतलब नंबर ऑफ डेथ इन पर 1000 इंडिविजुअल, उसी को हम बोलते हैं डेथ रेट। क्या बोलते हैं, डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन पर 1000 इंडिविजुअल, पर 1000 इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्या हुई है, डेथ हुई, उसी को हमने बोला डेथ रेट बोला। तो ये जो मेटरनल डेथ रेट है, मतलब मदर आफ्टर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, कुछ सीवियर केस हो जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे क्या होती है, मदर की डेथ हो जाती थी पहले, लो मेडिकल फैसिलिटी बिकॉज ऑफ दी। अब तो मेडिकल फैसिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, जगह जगह पर क्या है, हर एक एरिया में लगता है, हर 5-6 किलोमीटर के अंदर में तुम्हें हॉस्पिटल मिल जाएंगे जो डिलीवरी को सपोर्ट करते होंगे या पार्चुरेशन को। तो मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होने की वजह से मैटरनल जो मोर्टिलिटी रेट है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इन्फेंट मोर्टिलिटी क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। अब इनके इंक्रीज होने से क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या हुई, वो राइज हुई, इंक्रीज नहीं डिक्रीज लिखो यहां पर, ये क्योंकि डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, और जब डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज होगी। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो भी क्या हुआ, कम हुआ, बच्चे भी पहले मर रहे थे फिटस एम्ब्रियो वाली स्टेज में, अब वो भी अपने जो है न्यू बोर्न बेबी की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। अब देखो, एक तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, 3 एज में हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को डिफाइन कर दिया, या पॉपुलेशन को। ठीक है, एक हमने पढ़ा प्री रिप्रोडक्टिव एज, एक हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव एज, और एक हम पढ़ेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो 3 एज हमने यहां पर ली, देखो जरा कौन कौन सी, एक हमने लिया प्री रिप्रोडक्टिव एज, हमने ली पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं,
अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के एस्पेक्ट हम ये बोले ना कि उसकी एज इतनी अभी 30 है, 35 है या 10 ईयर्स है, जो भी है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, अगर हम बात करें तो उसको हम ले जाते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन में। मतलब पॉपुलेशन का जो होगा सेक्स नहीं होगा, पॉपुलेशन का क्या होगा, सेक्स रेशो होगा। ठीक है भाई, हम यहाँ थोड़ा ना बोलते हैं कि हमारा सेक्स ये है, मेल है फीमेल, हम सब कुछ यहाँ पे फीमेल्स हैं, कुछ यहाँ पर क्या है, मेल्स हैं। तो ये क्या रेशो है। तो ऐसे क्या होगा, किसी इंडिविजुअल का बर्थ होगा या डेथ होगी। लेकिन पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में हम बात करें तो वहां पर क्या होगा, बर्थ रेट होगा, डेथ रेट होगी। कौन समझ में आया। तो ये क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के एस्पेक्ट में, बट इस चैप्टर से नहीं, वो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन। तो ये सेम टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पीरियड रिप्रोडक्टिव एज, ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड है रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, एंड थर्ड वन विल बी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अब इसके पिरामिड होते हैं, इन तीनों एज के पिरामिड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लाइक स्टेबलाइजिंग वाला होगा, डिक्रीजिंग वाला होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट वाला भी होगा। अब अगर देखो फॉर एग्जांपल समझना, मान लो प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव एज क्या है, इससे कम है, समझना जरा। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज क्या है, इससे भी कम जा रही है। ये क्या होगा, एक्सपेंडिंग। अब देखो यहां पे जरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये बोले तो कट ही हो जाएंगे, ये ऊपर पहुंच गए आसमान में, ऊपर पत्ता कट हो गया ना इनका। अब ये वाले कहां जाएंगे, ये वाले यहां आ जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। पर लाइफ टाइम तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ना फीमेल्स भी, और मेल्स में तो स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम होती रहती है, और फीमेल्स में अप टू सर्टेन एज होती है, 52 55 ईयर्स, तब तक नेचुरल साइकिल होगी। एंड ये वाली जो एज होगी रिप्रोडक्टिव वाली, ये किस में आ गई, रिप्रोडक्टिव एज में आ गई। तो रिप्रोडक्टिव एज वाले जो नंबर्स इंडिविजुअल हैं एक टाइम पर क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो क्या हुआ, इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ पीपल। यहां पे क्या हुए, नंबर ऑफ पीपल जो रिप्रोडक्टिव एज में थे कम कम थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे टाइम बढ़ा ये यहां पर आ गए। तो रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पीपल्स हैं, इंडिविजुअल है, उनके नंबर क्या हुए, इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हुई, क्या क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन इंक्रीजेज, पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीजेज हुई। कौन समझ में आया, आ गया। अब पॉइंट ये तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, अगर हम फुलफिल हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोथ मॉडल से। दो टाइप के ग्रोथ मॉडल होते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो एक पॉइंट याद रखना बस, दोनों में एक एक पॉइंट। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है उसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो अनलिमिटेड हैं। अब अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो काम क्या रह गया फिर, खाना पीना सोना, अपना रिप्रोडक्शन करना, ये तो काम रह गया। तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो हर एक स्पीसीज एबल होगी टू इंक्रीज देयर नंबर्स। तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। बट अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, वहां पर आ गई एक कैपेसिटी, क्या आ जाता है वहां पर, कैरिंग कैपेसिटी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में रिसोर्सेज क्या लिए हमने, लिमिटेड लिए। ये पॉइंट पता होना चाहिए दोनों में तुम्हें। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज कैसे हैं, बोलो, अनलिमिटेड। लॉजिस्टिक में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लॉजिस्टिक में एक टाइम तक तो क्या होगी, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, बट एक टाइम तक क्या होगी, वो स्टेबल चली जाएगी। मान लो एक बस है, और बस की जो कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी पर्सन की, वो 50 है। तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, एक से स्टार्ट करें, तो एक टाइम बस में आ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बस में क्या बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। और लिमिट कितनी है, 50 सीट्स की, मतलब 50% ही उसमें बैठ सकते हैं। 2-4 चलो मान लो एडजस्ट करके बिठा लो, 55 करो, 60 नहीं हो पाएगा। कौन समझ में आया। ये गोलमाल मूवी की तरह नहीं कि गोलमाल कौन सी मूवी है, एक है मूवी इंडिया गेट के सामने की बात है। मूवी में जो है एक जो वैसी गाड़ी होती है ना जो नेताओं के पास रहती है, क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, उसमें ये लगा लो 15-20 जने बैठे होते हैं, मूवीज में दिखाते हैं ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता।
2 4 5 एडजस्ट कर लिए हमने, 50 से 55 आ गया, इससे ज्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबको। समझ में आया पॉइंट? तो हाउ टू गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम बन गई। एक टाइम तक पॉपुलेशन क्या होती थी, ठीक है अभी बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आर्मी भी ज्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो ये क्या बन गई, प्रॉब्लम बन गई। क्या बन गई, प्रॉब्लम। पॉइंट ये कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो उसके कुछ पॉइंट्स हमने लिए, सच एज एडवर्टाइजमेंट इन दी मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल। मतलब हमने क्या करा, लोगों को थोड़ा सा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हमें, फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है उनके माइंड में हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट किया, इसके लिए फैमिली प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग का हमने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट किया। तुम जैसे गाड़ी पे जा रहे हो, कहीं पर ट्रक के पीछे लिखा होता है बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ ये भी होता है, हाथ में पगड़ी प्यार हो जाएगा, एक और होता है, मैं बताता हूं तुम्हें, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो हम दो स्लोगन टाइप, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। अरमान तुम ये तो नहीं बोल पाओगे, वी टू अवर टू। एंड स्टैचुरी रेजिंग ऑफ द मैनेजेबल एज, तो मैनेजेबल एज भी हमने क्या करा, उस पर एक स्टेज लगा दी, मतलब एक कंडीशन लगा दी कि जो पहले क्या होता था, ये पहले की बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो यहां पर देखा हुआ है, फीमेल की एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मेल की, पर ये अब नहीं है ऐसा, अब इंक्रीज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब फीमेल की एज कितनी कर दी, 21, और मेल की 24। तो अगर किसी की शादी 21 साल से पहले हो रही है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं उस बात पर, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना कौन कर रहा है, हो तो जाती है। पहले बाल विवाह वही होता था, अब होता है क्या बाल विवाह, हाँ अब भी होता है, अब भी होता है बाल विवाह, पर जो बहुत क्या होते हैं रूरल एरियाज हैं, जैसे राजस्थान के हैं, यूपी के भी बहुत से रूरल एरियाज हैं, महाराष्ट्र के हैं रूरल एरियाज, बिहार में हैं बहुत से, वहां पर बाल विवाह भी अभी भी चल रहा है, पर बहुत कम, ना के बराबर। गवर्नमेंट ने एक एज दी हुई है, अब तो खैर ये है रिसेंट टाइम जो चल रही है, फीमेल की एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर एज, मेल की 24। तो टेंशन नहीं लेने का, अगर तुम्हारे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन उठा दो, कोई बात नहीं, क्यों इसी का, समझे पॉइंट आया नहीं आए। एक तो ये है कि हम क्या करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट दी पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग के बारे में, यूजेज ऑफ द बैरियर मेथड के बारे में, और बैरियर मेथड किस में आ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और दूसरा वे है, एक तो वे ये हो गया अवेयरनेस क्रिएट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना इन द लार्ज स्केल, कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले ही, सोशल मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या हैं, दोज मेथड विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, उसी को हमने क्या बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने बोला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो दोज methods which are used to prevent pregnancy known as contraceptive। अब इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का जो सेगमेंट था इस चैप्टर में वो समझ में आया, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। अब यही है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली यूज कब किए जाते हैं, प्रिवेंट दी अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, हेल्प इन दी प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी।
पहला पॉइंट ये। अब इसके कुछ आइडियल फीचर्स भी होने चाहिए, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो हमने बात करी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इस हरकत को मत किया करो, तुमसे कितनी बार बोला मैंने, साइड हो, अलग हो, दूसरी बेंच पे बैठो। तो आइडियल फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर हम बात करें तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब क्या है, इजी टू यूज, नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट्स, और रिवर्जिबल होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है, रिवर्जिबल होना चाहिए, एंड टोटली इफेक्टिव टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि यूज भी कर लिया, प्रिवेंसी प्रिवेंट नहीं हुई, ठीक है, तो टोटली इफेक्टिव टू प्रिवेंट प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मार्केट में मिले ही ना, अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं ऑफ द आइडियल, आइडियल मतलब एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव इस टाइप उसके फीचर्स होने चाहिए, लाइक यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब कि इजीली टू यूज, जो इंडिविजुअल इसको यूज करेगा। देन साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए, ना के बराबर, कम होने चाहिए, रिवर्जिबल होना चाहिए, मतलब व्हेन द पर्सन वांट टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी तो यूज कर सकता है उसको, व्हेन डू नॉट वांट टू दी प्रिवेंट द प्रेगनेंसी तो उसको यूज ना करे, तो वो रिवर्जिबल टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, एंड टोटली इफेक्टिव टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज, ऐसा ना हो कि यूज भी कर लिया, प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट भी नहीं हुई, एंड इजीली अवेलेबल इन दी लोकल मार्केट, एवरी टाइप ऑफ द मार्केट इन द इंडिया, एवरीवेयर, ठीक है, कौन समझ में आया। अब पॉइंट है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल मेथड है, चलो आगे आते हैं, तो मिनट, ये बताने के लिए, हाँ, तो हम बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आगे हम। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है नेचुरल मेथड, पहले कौन सा है, नेचुरल मेथड। अब इसमें भी तीन मेथड्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। नेचुरल मेथड, सेकंड है बेरियन मेथड,
थर्ड है केमिकल मेथड, फोर्थ है आईयूडीज, फिफ्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या जिनको हम पिल्स बोलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उनको हम। सिक्स्थ है इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स भी तो आते हैं, क्या डिफरेंस होगा इम्प्लांट्स में और आईयूडीज में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सेवंथ है सर्जिकल मेथड, एट्थ है यहां पर इमरजेंसी पिल्स जो होंगी, इमरजेंसी, जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करूं तो अनवांटेड 72 या आई पिल, ये कुछ ब्रांड नेम है। सोल्ट क्या होता है, इसमें केमिकल जो होता है एपीआई जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो होता है इसका माइप्रिस्टोन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले, और इसमें क्या आ गया, इमरजेंसी पिल भी आ गया, और फिर आ जाता है इसमें लास्ट इन दी एंड एबॉर्शन। एबॉर्शन भी आया है इसमें, एबॉर्शन, और इसी एबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए लो यहां पर या एक्ट जो यहां पर लॉन्च किया गया वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी एक्ट। कब लाया गया, क्या इसका एडवांटेज है, क्यों लाया गया, ये सब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अभी आगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दी नेचुरल मेथड। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में हम यहां पर कोई भी टाइप का एपीआई, कोई भी टाइप का बैरियर मेथड यहां पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है। तो विदाउट द यूजेज ऑफ एनी टाइप ऑफ द केमिकल और द अदर टाइप ऑफ द डिवाइसेस, तो कब होगा, विदाउट द यूजेज ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल और अदर डिवाइसेस, और अदर डिवाइसेस या अदर मैकेनिज्म, क्या बोला हमने इसको, नेचुरल मेथड से। और नेचुरल मेथड में तीन टाइप के मेथड इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन जो है सेफ पीरियड, पीरियोडिक एक्सिस्टेंस इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीरियोडिक एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब ये सुनो आप हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कितने डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 20 टू 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर मैं डेज में ब्रेक कर दूं, फेज में ब्रेक कर दूं, तो अगर हम बात करें 1 to 5 जो डेज होंगे उसमें उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है ना। अगर हम बात करें फोलिकुलर फेज की, वो कब होगा, बोलो, वो होगा 5 डेज के बाद में 14 डेज तक होगा। एट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में कौन सा फेज आ गया, ओवुलेटरी फेज, और जो मिडल है वो कौन सा है, डेज के एस्पेक्ट में बात करो 14 डेज, कौन सा हुआ, 14 डेज हुआ, क्लियर नोट, 14 डेज। एंड आफ्टर दी ओवुलेटरी फेज कौन सा फेज आता है, लूटियल फेज, जो कब आएगा 14 से लास्ट तक जाएगा, क्लियर नोट। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिवेंट दी कोइटस सेफ पीरियड में, नॉट प्रिवेंट, अवॉइड, अवॉइड कोइटस, पॉपुलेशन और ड्यूरिंग 10 to 17 days of menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 to 17 डेज के टाइम पे क्या किया हमने, अवॉइड किया, दिस इज द सेफ पीरियड। ठीक है, एंड पीरियोडिक एक्सिस्टेंस 17 डेज के बाद में वी कैन डू इट। नेक्स्ट विथड्रॉल मेथड, कौन सा है, विथड्रॉल मेथड, जिसको बोलते हैं रिदम मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विथड्रॉल मेथड। अब विथड्रॉल मेथड को क्या बोले हम, रिदम
मेथड हम बोल रहे हैं। तो बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म, रिमूवल आउट ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, यही क्या है, विड्रॉल मेथड। इज इट क्लियर? रिमूवल ऑफ पेनिस, रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना for the ejaculation of sperm, पर इनका फेलियर रेट ज्यादा है नेचुरल मेथड का। एक और है भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए, इस चैप्टर के रिलेटेड भी, और हम क्लास 11th को जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स वाला, उस चैप्टर के एस्पेक्ट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं किसी को। नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड क्या है पता चला, विड्रॉल मेथड पता चला। तो यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं पर रेयरली। ठीक है, थर्ड जो है वो है लैक्टेशन लैक्टेशनल, देखो दो वर्ड हैं यहां पर, दोनों टर्म को समझो पहले तो लैक्टेशन का मतलब क्या है? लैक्टेशन देखो कब, आफ्टर दी पार्चुरेशन, एक ग्लैंड है एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मिनट रुको तो आफ्टर दी पार्चुरेशन एक ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रीट दी प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। इसको स्टिमुलेट करेगा, मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। इसने क्या, प्रोलैक्टिन ने किया। तो लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशनल मिनोरिया। तो लैक्टेशन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हुआ, पहला पॉइंट। और ये जो एमिनोरिया है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाला पीरियड है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये दोनों पॉइंट क्लियर एकदम। टर्म जो है इनके लैक्टेशनल अमीनोरिया। अब अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ले रहे हैं, हम किसे ले रहे हैं, स्टार्टिंग से, मतलब कि मैं बात करूंगा फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। समझना अच्छे से जरा। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है, नाम बताओ। नॉट प्रोलैक्टिन, हाइपोथैलेमस की बेटा हम बात कर रहे हैं जीएनआरएच। क्या करा इसने, जीएनआरएच सिक्रीट किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेट दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसने क्या करा, इसको स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दो हैं, एक होता है एफएसएच, एक होता है, ये तो है एफएसएच और एलएच, दो हार्मोन सिक्रीट हुए। किसने किए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने। इसको स्टिमुलेट किसने किया, जीएनआरएच हार्मोन ने, जो कहां से सिक्रीट हुआ, हाइपोथैलेमस से। बट एक हार्मोन और सिक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, क्योंकि वही तो क्या करेगा,
प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। क्यों? स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर दी, बोलो, प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। इज क्लियर? एक हार्मोन हो रहा है यहां पर और वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन, जिसको हमने क्या बोल दिया? PRL। तो आफ्टर द पार्चुरेशन पीरियड ये जो हार्मोन होगा ये राइज होता है, इंक्रीज होता है, रिलीज हो रहा है ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो आफ्टर पार्चुरेशन अप टू 6 मंथ ऑफ आफ्टर द पार्चुरेशन इसका लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो आफ्टर 6 month आफ्टर पार्चुरेशन, ये टिल तक है, टिल 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन इंटेंस इसका जो लेवल है वो क्या होगा? हाई होगा। लेवल क्या होगा इसका? हाई होगा। अब हाई होने की वजह से इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन होगा, इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन हुआ। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? निगेटिव फीडबैक के थ्रू जीएनआरएच के सिक्रेशन को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट द सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच थ्रू द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, समझो जरा यहां पर। तो प्रिवेंट द सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच हार्मोन, किसके थ्रू? थ्रू नेगेटिव फीडबैक। भाई नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इस प्रोलैक्टिन ने जीएनआरएच हार्मोन के सिक्रेशन को प्रिवेंट कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो जीएनआरएच सिक्रीट नहीं होगा। अब अगर जीएनआरएच सिक्रीट नहीं होगा हाइपोथैलेमस से तो ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को से क्या करना है? स्टिमुलेट करना है फॉर द सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ना तो एफएसएच आया ना ही एलएच आया। अब अगर एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। नो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, नो डेवलपमेंट ऑफ। एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकल को डेवलपमेंट करना, फॉलिकल्स को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो कुछ फॉलिकल जो है डेवलप हो चुके थे, एक हो गया मान लो, एलएच भी तो नहीं आएगा, और एलएच नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा? एलएच सर्ज नहीं होगा। और हमने क्या पढ़ा था? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हार्मोनल रेगुलेशन होती है, मतलब हार्मोनल रेगुलेटेड होती है, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यही हार्मोन, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे मेनली, तो यही होंगे। क्योंकि एस्ट्रोजन भी कब आएगा? जब फॉलिकल डेवलप होंगे। फॉलिकल डेवलप कौन करेगा? एफएसएच। तो ना तो फॉलिकल डेवलप हुए ना ही एस्ट्रोजन आया, तो यहां से एस्ट्रोजन भी आएगा क्या? एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कहां से आता है? प्रोजेस्टेरॉन आता है मेनली कॉर्पस लूटियम से। किससे आता है? कॉर्पस। तो ग्राफिन फॉलिकल तो होना चाहिए उसके लिए, और जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा, तभी तो बनेगा कॉर्पस लूटियम। और वो कॉर्पस लूटियम नहीं बना, और नहीं बनने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन नहीं आया। तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से, इंटेंस सिक्रीशन की वजह से, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसने क्या करा? जीएनआरएच के सिक्रीशन को स्टॉप कर दिया, प्रिवेंट द सिक्रीशन ऑफ द जीएनआरएच टू द हाइपोथैलेमस। अब ये हार्मोन होना चाहिए था टू ट्रिगर द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सच एज द एफएसएच एंड एलएच। तो इन दी केस जब ये रुक गया तो ये भी रुक गया होने, सिक्रेट होना। एफएसएच नहीं आया तो फॉलिकल का डेवलपमेंट वो भी नहीं हुआ। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ग्राफिन फॉलिकल भी नहीं बना। फॉलिकल से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन, और ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें? कॉर्पस लूटियम में आफ्टर द ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज। तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं आया। तो ना तो हमारे पास अब ओवुलेटरी हार्मोन है। भाई ये दोनों हार्मोन कौन से हैं? ये दोनों हार्मोन ओवुलेटरी हार्मोन है ना,
ना तो हमारे पास फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेटरी हार्मोन होंगे, ना ही ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन। भाई ये चार हार्मोन हमने पढ़े थे ना, याद है, भूल गए? पिट्यूटरी हार्मोन, तो ना तो पिट्यूटरी हार्मोन है ना ही ओव्यूलेटरी हार्मोन है। इस केस में लैक्टेशनल अमीनेरियम में, तो ये भी क्या है, सेफ पीरियड है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब दैट मीन टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। बोलो समझ में आ रही है? कोई डाउट है? दिस इज दी नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में बेसिकली तीन मेथड है। कौन कौन से? सेफ पीरियड है, पीरियडिक एब्सिस्टेंस हम बोलते हैं इसको। विथड्रॉल मेथड में रिदम मेथड हम लोग बोलेंगे इसको। एंड थर्ड जो है लैक्टेशनल अमीनेरियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी क्लास 11th लास्ट चैप्टर विच इज नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है बैरियर मेथड। कौन सा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड है क्या? सबसे पहले तो समझो इसको, बैरियर मेथड रोल क्या होता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड आर द फिजिकल डिवाइसेज which prevent the deposition of the sperm into the vagina, prevent करें deposition of the sperm into the vagina। फिजिकल डिवाइसेज है बेसिकली, है क्या ये? फिजिकल डिवाइसेज डिवाइसेज which prevent the deposition of sperms into vagina, comes into the vagina, उसको डिपोजिट के उसने क्या करा? प्रिवेंट किया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो वो है कॉन्डोम्स, जिसमें कॉन्डोम्स के अलावा और क्या क्या आता है भाई? सर्वाइकल कैप भी आएगा, सर्वाइकल कैप भी होगा, डायाफ्रैगम भी हो गया, वोल्ट कप भी हो गया, ये कुछ आते हैं। हालांकि ये वाले पूछे नहीं जाते, मेन हमारे लिए जो है वो है कॉन्डम। ठीक है, तो कॉन्डम बेसिकली कंपोज्ड बाय थिन लेटेक्स रबर से कंपोज होंगे, थिन लेटेक्स रबर से कंपोज होते हैं। एंड एक एग्जांपल की हम बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है निरोध। क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉइंट? एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट वो है क्या? condoms helps to prevent the transmission of the STDs, sexually transmitted disease, जो कम्युनिकेबल होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, उनके प्रिवेंशन को भी क्या करेगा? उन डिजीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, which contraceptive method are used to prevention of the transmission of the sexual transmitted disease? वो है क्या? बैरियर मेथड, वो भी कॉन्डोम्स। एंड कॉमन ब्रांड जो है निरोध, ये पूछा जाता है। तो हेल्पफुल टू प्रिवेंट, ट्रांसमिशन ऑफ STDs, STD sexually transmitted डिजीज, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
तो समझ में आइए, बैरियर मेथड विच इज कॉन्डोम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंपोज हो किससे, लेटेक्स शीट से, लेटेक्स रबर, एंड रोल ओवर ऑन द पेनिस, rolled over on the penis, कॉमन ब्रांड निरोध, इंपोर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट, हेल्पफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द एसटीडीज, ये नीट का क्वेश्चन है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द एसटीडीज, वो है कौन, बैरियर मेथड, एग्जांपल कॉन्डोम, कौन ब्रांड नेम, निरोध। ये सर्वाइकल कैप, डायफ्रैग, वर्ल्ड कप, ये सब फीमेल्स के लिए होते हैं, और हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी भी, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बैरियर मेथड से तो वो कॉन्डम से ही होगा, ठीक है। अच्छा एक और है, एक ऑर्गेनाइजेशन है CDRI, ये मिस हो गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है ये, लखनऊ में। इन्होंने एक रिसर्च, जब रिप्रोडक्टिव उसमें रिप्रोडक्टिव फील्ड में रिसर्च की गई, तो सबसे पहले एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यहां पर क्या हुई, डेवलप हुई, सहेली, नाम याद रखना इसका, क्या नाम है, तो CDRI, क्या ये, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, इन लखनऊ, और यहीं पर डेवलप हुई, डेवलप सहेली। अब पॉइंट ये सहेली है क्या, नॉन स्टेरॉइडल पिल है ये, क्या ये, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये, क्या है ये याद रखो, दिस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, CDRI से, इसकी लोकेशन से, कहां पर है ये, लखनऊ में। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई डाउट है, तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स विच आल्सो यूज्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज। केमिकल मेथड कौन कौन से होंगे भाई, यहां पर हम बेसिकली कुछ केमिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे, जो केमिकल का नेचर कैसा होगा, स्पर्मिसिडल टाइप का नेचर होगा, कैसा होगा, स्पर्मिसिडल टाइप का नेचर होगा। अब स्पर्मिसिडल कैसे होंगे, जो स्पर्म को किल करते हैं। अदर अदर यहाँ पर क्या फॉर्म्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं क्रीम के फॉर्म में, तो डेल्फन क्रीम हो गया, पेस्ट के एस्पेक्ट में, जेलीज के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो परसेप्टिन एंड वोल्पर पेस्ट यहाँ पर हो गया, एरोजोल के फॉर्म में भी हो गया, एंड टैबलेट के फॉर्म में भी क्या है, कॉर्न टैब। ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स होंगे केमिकल मेथड्स के, ये हम डिस्कस करने वाले। एंड देन इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आईयूडीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, इनके टाइप्स कितने होंगे, इसका आईयूडीज का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, मतलब जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, उसी मैकेनिज्म को यहाँ पर समझेंगे। लाइक एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी चेंज करता है, सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने देता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडीज जो है, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे केमिकल मेथड के साथ, और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है अभी भी तो वीडियो को बैकवर्ड जाके देख लेना उसको।